हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के एसएससी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2024 का अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर है। और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि महाराष्ट्र बोर्ड में हम लोगों को कैसे पेपर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, एक्चुअल में क्या है कि पेपर का सॉल्यूशन देना मेरा मेन मुद्दा नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको आंसर्स उसके ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं। लेकिन मेरा मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखें उसके बाद में उसको जब पेपर को रिप्रेजेंट करें एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से जाएं ताकि उसका 100% मार्क्स गेन करने में उसको थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटीज़ हो जाए। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा फ्रंट पेज कैसा होता है। तो आप देखें यहाँ पे ये हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और ये अलजेब्रा का पेपर है। इस तरीके से पेपर होता है। यहाँ पे आपको सीट नंबर फिल करना है अपना। अब देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे जो कि आपको पढ़ना है, उसके बाद ही गो थ्रू करना है। अब सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे हम लोग कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए का सेक्शन है उसमें क्या है, 4 मार्क्स का है। इससे पता ये चला कि हर क्वेश्चन के बगल में मार्क्स इंडिकेट रहता है। इससे ये पता चलता है कि एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, आप उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो इतना भी लंबा ना हो जाए कि आपको देखने में बोर लगे। फिलहाल अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो ये वीडियो आपको बोर नहीं होने देगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी एक को चूज करना है। अब समस्या ये है कि राइट आंसर कौन है। तो कुछ बच्चे होते हैं रेंडमली टिक कर देते हैं। ऐसा रेंडमली टिक नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, मीन्स क्या, क्वेश्चन को पहले आप रीड करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद लिखो डायरेक्टली। अगर आपको ऑन माउथ आंसर अगर आ रहा है तो आप ऑप्शन को डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर नहीं आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो क्या करो, पेपर को सॉल्व करो। तो चलिए हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है कि इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे, kx² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोल रहा है कि जो रूट की एक वैल्यू है ना वो कितना है, 3। तो x के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7, x की वैल्यू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद है k, 3 3 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 9k माइनस 21 और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना हम लोग को फटाफट। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 इक्वल टू 0, और 9k इज इक्वल टू 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 9/9, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, k। तो जो k की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग किसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, ठीक है। ये फिलहाल हम एक्सप्लेन करने के टाइम बोल रहे थे। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इस तरह से है कि टू ड्रॉ द ग्राफ x + 2y इज इक्वल टू 4, x फाइंड करना हम लोगों को, y की वैल्यू दिया हुआ है। तो सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करना है। तो सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्या दिया हुआ है, x + 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू कितना है, 1। तो x एज इट इज रहेगा 2 × 1 इज इक्वल टू 4, और x ये 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 - 2, x की वैल्यू कितना आएगा, 2। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग कि AP है, ठीक है, 4 and AP, T7 4 है, और D मतलब कॉमन डिफरेंस -4 है। आपको फर्स्ट टाइम पता करना है। तो हमारे पास क्या क्या है चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास T7 है, सॉल्व कर रहे, ठीक है। 4 D है
-4 और ए आपको पता करना है। तो एक फॉर्मूला यूज होगा Tn का, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn कितना है हमारा 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n के वैल्यू कितना है 7 -1 इंटू डी, डी कितना है -4, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और T7 की जो वैल्यू वो कितना है 4 इक्वल टू a प्लस 7 -1 6 हो जाएगा और -4 ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 4 इक्वल टू a 6 4 जा 24 माइनस प्लस माइनस 24, इसको इस साइड कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 इज इक्वल टू a, वैल्यू कितना आ जा रहा है 28। आप देखो यहाँ पे जो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म है वो कितना है 28, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 28 है, ये आंसर हमारा राइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि GSTN में जो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं वो कितना होता है। तो नॉर्मली आपको एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा समय नहीं देना, फटाक से आपको याद रखना चाहिए कि 15 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 एंड 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो हम लोगों को x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट, अभी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इस पर हम लोग मतलब बहुत लंबा प्रोसेस से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट चलेंगे। तो लेट 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ये हो गया 1, ठीक है। एंड 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 एंड 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। अब सब्ट्रैक्टिंग है तो पूरा होल इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2x, इस दोनों में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2y, क्योंकि -17 है और यहाँ पे +15 है, ठीक है। इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा -10, ठीक। अब क्या पे देखो डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, इधर से और इधर से, दोनों साइड से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो लिखेंगे कि कैसे इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, सीधा लिख सकते हो क्योंकि बड़ा इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हम लोग। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा -5। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और अपने से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो ये हमारा x माइनस वाई की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितना है -5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 3n-2। तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो n की वैल्यू है वो 1, ठीक है। तो लेट n इज इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट टर्म का क्या वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो Tn ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है 3n-2। तो यहाँ पे अगर t फर्स्ट वन टर्म लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1 -2 और t1 की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, कमेंट में फटाफट डालो। t1 की जो वैल्यू होगा वो होगा 1 और यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू उसी प्रोडक्ट का है 150, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 2%, तो फाइंड ब्रोकरेज पेड ऑन द शेयर 1 शेयर, ठीक है। तो कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान अगर आपने क्लास में दिए होंगे तो एक फार्मूला है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है 3rd नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन में क्या है फेस वैल्यू, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं FV, जो कि 100 रुपीज़ है, ठीक है। MV कितना है 150, MV 150 और ब्रोकरेज कितना है 2% है। गॉट इट। अब क्या पता करना हम लोग को, फाइंड ब्रोकरेज
पेड ऑन 1 शेयर, सिर्फ एक शेयर की बात करें तो कभी भी ब्रोकरेज हम लोग कब देते हैं, मार्केट वैल्यू पे, है ना, फेस वैल्यू पे नहीं देते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू पे नहीं देते हैं, मार्केट वैल्यू में जितने में हमारा वो प्रोडक्ट सेल होगा उतने में हम लोग उसकी दलाली देते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि ब्रोकरेज जो है वो क्या होता है, ब्रोकरेज जो है वो कितना परसेंट दे रहे हैं, 2% ना। तो ब्रोकरेज का परसेंटेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग परसेंटेज नहीं बल्कि इसके नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और किस पे देते हैं, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कितना हमारा है, 150, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बच रहा है, 3। तो हम लोगों ने ब्रोकरेज कितना दिया है, 3 रुपीज़, कितना, 3 रुपीज़, RS 3 रुपीज़, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये सब एक मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है फॉर्मूला डाल करके फटाफट, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग डिजिट, राइट द सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, ओनली सैंपल स्पेस आपको लिखना है। फटाफट देखो कैसे लिखेंगे। जो सैंपल स्पेस होगा वो हमारा क्या होगा, एक तो 2 पहले लिख देंगे तो नंबर 3 बन सकता है 2 डिजिट का, ठीक है। अब 2 के साथ 5 भी बन सकता है, 2 और 5, एक हो गया ये। अब उसके बाद देखो 3 के साथ में 2 जाएगा और फिर 3 के साथ में 5 जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 के साथ भी 2 जाएगा, 5 के साथ में 2 जाएगा और 5 के साथ में 3 जाएगा। कोई नंबर रिपीट कर रहा है नहीं ना, तो टोटल नंबर हमारा कितना हो गया, 6। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सैंपल स्पेस टोटल कितना है, 6। सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6, ठीक है। अब ये हम लोग फिलहाल अभी तक 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हम लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब पसीना हो जा रहा है चेहरे में। अब थोड़ा AC लगाने का प्लान कर रहा हूँ, अब कुछ प्रोग्रेस हो लाइफ में तो कुछ कर लेंगे अच्छा सा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, बहुत इजी भी दिया रहता है। तो फिलहाल आप देखो यहाँ पे क्या है, इफ 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द 2x + 3y इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मतलब इसका क्या है कि आप लोगों को एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ठीक है, और कुछ बड़ा काम नहीं करना है। तो 0x हो गया और 2y हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू कितना हो गया, 0, तो 0 डाल देंगे। y की वैल्यू कितना है, 2, तो 2 कर दिए। अब देखो इक्वेशन ये है, यहाँ का इक्वेशन सेम एज इट इज़ है। अब आपको पता है कि ये x था तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, मतलब k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। बहुत ईजी था, ठीक है। 2 मार्क्स 2.5 से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको सेंटर में लाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को इक्वेशन सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे, α2 β 5। तो अल्फा की वैल्यू जहाँ पे है a वहाँ पे 2 डालेंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे 5 डालेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 डाला हुआ है तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। x है एग्ज इट इज, अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे 5 है ऑलरेडी तो यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। इतना ही काम करना आपका, 2.5 से 4 नंबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरह से है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कंपेयर द एक्टिविटी। वही मतलब ये आपको 2 ही सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे 3 एक्टिविटी दिया है तो आपको 4 मार्क्स का ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक्टिविटी, राइट द सैंपल स्पेस एंड द गिवन इवेंट्स A एंड B इन द सेट फॉर्म। तो इवेंट A एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। दूसरे कंडीशन में है टू गेट नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए आपके पास एक्टिविटी दिया हुआ, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सैंपल स्पेस लिख के बताता हूँ, ठीक है, कि अगर 2 कॉइन को एक साथ हम लोग टॉस करते तो क्या क्या चांसेस है। तो पहले वाले में हेड और दूसरे में टेल, टेल और हेड का चांसेस खत्म हो गया। ऐसा तो हो सकता है ना, दोनों में हेड हेड आ सकता है और फिर टेल टेल भी आ सकता है, और ये 2 ऑप्शन और है, मतलब हेड आ सकता है टेल और हेड, ठीक है। यही 4 ऑप्शन है 2 कॉइन फेंकने के बाद में, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे हेड हेड हो सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे टेल हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी ये है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू गेट एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड आने के चांसेस क्या है, इसमें हेड है, इसमें हेड है। अब वन हेड एटलीस्ट कम से कम आना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है कि दो हेड है, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड आना ही चाहिए। तो ये भी होगा तो भी वन हेड में काउंट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा H और H, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट बी में क्या है, टू गेट नो हेड, तो ये चांसेस सिर्फ एक ही जगह पे है, सिर्फ टेल में, क्योंकि इसमें हेड आ जाएगा, इसमें सब में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेल और टेल। बस ये क्वेश्चन लिखो और आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2-2 मार्क्स का है, और उसमें से ऑप्शंस आपको 5 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ABCD इज ए ट्रायंगल, देख रहे हो आप, ये रेक्टेंगल है। राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ AX + BY = C। तो आपको एक प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ये है कि एक रेक्टेंगल जो होता है ना, उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और वो इक्वल भी होता है। तो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के बिहाफ पे हम लोग नया इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, जिससे पता चलेगा हम लोगों को कि वो AX + BY + C के फॉर्म में आता है कि नहीं। तो आता है कि नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं, मतलब वो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या आएगा एक्चुअल में। तो हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिख लेंगे। हाँ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, इज अ रेक्टेंगल, ये बताया है कि एक रेक्टेंगल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देयरफॉर AB = CD। तो अब हम लोग ये इक्वेशन को लिखेंगे और ये इक्वेशन को लिखेंगे। तो AB कितना है, 2x + y + 8 = 4x - y, ठीक है। तो इसको हम लोग जब अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। ये y को एज इट इज़ यहाँ रहने देंगे या तो फिर इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि हम इसको मान लेते हैं कि इधर ही रखते हैं, ठीक है। और ये फिर y माइनस में आ जाएगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8। देखो ये 2x और y को उस साइड चेंज किया, मतलब उस साइड का इक्वेशन इस साइड लिखे और ये 8 एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये 2x हो गया और -2y हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर चाहें तो इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2 और 2 कट जाएगा और इधर 2 4 जा 8। तो यहाँ पे x - y = 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 दो साइड का हो गया। अगेन साइमल्टेनियसली हम लोग करेंगे, सेम एज इट इज, क्या हो जाएगा, AD और BC बराबर है, साइड AD और साइड BC बराबर है। तो दोनों का इक्वेशन देखेंगे, इसका 2y है यहाँ पे, ठीक है, और ये x + 4 है, तो x + 4। इसको सिर्फ अरेंज करेंगे हम लोग। तो अरेंज करने के बाद क्या मालूम पड़ेगा, अगर x + 4 - 2y = 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x - 2y = -4, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड नंबर हो गया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि x - y = 4 एंड x - 2y = -4 आर द साइमल्टेनियस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको रिपीट इसी को देखने की ज़रूरत है, बार बार आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, जो कि एकदम जनरल टाइप का है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, x² + x - 20 = 0। जनरल मेथड में क्या होता है, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ये 20x² आ गया। ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस करो, ताकि ये प्लस माइनस के बाद में x आ जाए, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, 20x का जो फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है,
5x और 4x। अब आपको सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस कर देंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, और माइनस करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो x एज इट इज रहेगा। ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, -4। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x और यहाँ पे प्लस 5। ठीक है, इसलिए क्योंकि 5 4 जा 20 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 हमारा कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों के लिए हम लोग सेपरेट वैल्यू लेंगे। अगर हम लोग x प्लस 5 इक्वल टू 0 करते हैं तो एक अलग वैल्यू आएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो एक अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, एंड और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। ये दो वैल्यू हमारे पास आएगा, तो यही दो रूट है जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी, है ना, ये ऑलरेडी एपी है जिसमें आपको 19th टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, जिसको a कहते हैं 7 है। ठीक है, और हम लोग इसको टर्म 1 भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है टर्म 2, वो है 13। अब हम लोग को पता है ये चीज़ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एपी में है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7। तो हमारे पास जो D की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 19th टर्म निकालना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू a कितना है, यहाँ से हम लोग को पता चल गया 7 प्लस n कितना है 19 माइनस 1, और d कितना है 6। ठीक है, तो T19 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 6। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, कैरी 4 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 108 प्लस 7 मतलब 115 हो जाएगा। तो देयरफॉर द 19th टर्म इज 115। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इजीली आपको 2 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, ये चीज़ है क्या कि एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा लेंदी कर रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ में आए। अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाते हो तो थोड़ा सा आप पेशेंस अगर रखते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखने का कोशिश करें। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन अ फेस कार्ड। तो पूछ क्या रहा है कि हम लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या है फेस कार्ड का। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर तो नहीं लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक मैथोडोलॉजी की तरफ से जाएंगे, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे। जो होगा यहाँ पे क्या है कि वी नो दैट देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। एक पैक में कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड्स होता है। अब हम लोगों को क्या जानना है कि फेस कार्ड कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं अच्छे से कि देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन अ पैक। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना है 12 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 52 कार्ड, क्योंकि 52 कार्ड की बात है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है ना, एनपी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ए है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे इवेंट जो है वो कितना है 12 और सैंपल स्पेस 52। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/13। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी
of getting a face card is 3/13। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल है, अगर हम इसको सॉल्व किए तो भी ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। प्रिपेयर लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब कि लेस देन टाइप का आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो सिंपली आप इसको देख सकते हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ें हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक टेबल कैसे बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोगों को। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा टेबल बन गया। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, और हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो टेबल है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 10, 12, 14 और 14, 16। ठीक है, यही हम लोगों को करना है। तो ये टेबल में और भी जो चीज़ें लिखना है वो है फ्रीक्वेंसी। तो कितना, ये 150 और ये है 500, ये है 300 और ये है 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे 150, और ये वाला ना ऐसा क्रॉस प्लस होता है। तो 150 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 650। अब ये 650 और प्लस 300 कितना हो जाएगा, 950, और ये 950 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो यही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, टेबल कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया था। ठीक है, तो है ना इजी है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसलिए सॉल्व करें ताकि आप लोगों को सारा क्वेश्चन का नॉलेज डिटेल में हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई और ज़्यादा आगे परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसको सच्चे में प्रैक्टिस किए हो तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड है। सिंपली आपको बहुत ही ईजी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड इन देम। फाइंड द मोड ऑफ द वॉल्यूम पेट्रोल फील्ड, कंप्लीट द एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे ना मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि हम इस टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले मतलब कि कॉलम को देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कौन सा है, 40 है। कौन सा, 40। तो सेकंड कॉलम जो हमारा है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसी के आधार पर तो सारा काम करेंगे। तो ये हमारा हो गया मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग F1 कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग। तो प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला। तो पहले वाला जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है, जिसको हम लोग F0 कहते हैं, तो वो क्या है, 33। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में F1 जो है वो है 40। ठीक है, अब इसका सक्सीडिंग नेक्स्ट इसके वाला, तो ये क्या हो जाएगा, F2 कितना है, 27। इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को यही पता करना होता है कि हम लोगों को कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है और F2 कौन सा है, फ्रीक्वेंसी 2। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, जो मेन फ्रीक्वेंसी हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका जो टेबल है ना, क्लास जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कितना है, 3.5 और 6.5। तो यहाँ पे हम लोग को जो टेबल है वो क्या है, मतलब मॉडल क्लास जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। वो कितना हमारा 3.5 और 6.5। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो हम लोग लोअर लिमिट को L से डिनोट करते हैं। तो L कितना है, 3.5। अब हम लोग उसके बाद क्लास हाइट निकालेंगे। तो क्लास हाइट क्या होता है, जिसको हम लोग H भी कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में H। तो क्लास हाइट का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 6.5 और 3.5। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये चीज़ आपको ध्यान में अच्छे से रखना है कि हमको क्या करना है।
तो फॉर्मूला में क्या है कि जो मॉडल क्लास है वो क्या है, मॉडल क्लास हमारा 3.5, लिख तो नहीं सकते यहाँ जगह कम है, 3.5 एंड 6.5, ये हमारा मॉडल क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोड क्या होगा, तो मोड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा वो इसको हम लोग बोलते हैं एल, जिसको लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला ही अभी तक पुट करना है। यहाँ 2f1 हो गया माइनस 0f2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा f2, ये हमको एक्टिविटी में डालना। ये चीज़ें हमको पहले से रेडी कर लेना है ताकि हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम लोगों को यहाँ पे h का जो फॉर्मूला है, तो हम लोगों ने क्या बताया कि h जो है वो कितना होगा 3, तो ये कैसे आया आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो एज इट इज़ फार्मूला सॉल्व करने के बाद यहाँ तक ये पेपर वाले ने कर चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग मोड की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है मोड की वैल्यू फाइंड करने में, तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि 3.5 है, 3.5 है प्लस, अब देखो 7 है तो 7 को एज इट इज़ रहने देंगे। अब 80 में माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और ब्रैकेट है 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3.5 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 अपॉन 20। अब अगर आप इसको अच्छे से डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अगर 21 अपॉन 20 को जब डिवाइड करोगे ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.05 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 1.05। ठीक है, और जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे ये इससे प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और इसके साथ में कुछ नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। मतलब जो रिजल्ट आया वो मेरा ये है 4.55। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.55। अब सेम वही फाइनली बोल रहा है कि द मोड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल फील्ड इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 एंड 5, यही हमारा एक्चुअल में आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्टिविटी को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा सा आप देखो, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी है। ठीक है, ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 2360। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। कंप्लीट द एक्टिविटी फील्ड विद द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार। तो आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है फॉर्मूले को, अगर फार्मूला आप मिस करेंगे थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा। तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि टोटल वैल्यू फॉर द टॉय कार इज 2360, मतलब कि जीएसटी के साथ में जब हम कोई दुकान में सामान खरीदे तो उसका जो मार्केट वैल्यू था वो और साथ में जीएसटी मिला के कितना हो गया 2360। अब रेट ऑफ जीएसटी था वो 18% था, कितना था 18%। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू है टॉय कार का वो आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, जीएसटी की जो फार्मूला है वो क्या है, जो जीएसटी लगा है 18% लगा है वो टैक्सेबल वैल्यू पे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ। अब देखो टोटल वैल्यू फॉर द टॉय कार टैक्सेबल वैल्यू प्लस टॉय कार, ये आपका फार्मूला है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू और प्लस जीएसटी, तो जीएसटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है 18%, कितना हो जाएगा 18%, किसका, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी का। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2360 एज इट इज़ है, वो हमारा प्राइस फाइनल था। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। तो इसको हमको ना सॉल्व करना पड़ेगा, 2360 इक्वल टू x प्लस 18 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा हमारे पास में 100x प्लस 18x अपॉन 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 118x अपॉन 100। तो ये जब सॉल्व करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 118x। अब इसका लिंक ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि देखो अगर ऐसा ऐसा होगा, लेकिन क्या है ना, हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बेसिकली सॉल्व करते जाए, हो सकता है मे बी ये मिस्टेक हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के बाद ये ध्यान रखना है
कि इसका कैलकुलेशन भी आपको करना है। तो ये कैलकुलेशन कहाँ करेंगे आप, इसका अरेंजमेंट तो दिया x की वैल्यू, अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ की वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो ये मल्टीप्लाई हो गया इधर, मतलब 2360 के साथ में 100। अब यहाँ पे क्या बचा, 118 था ना, तो 118 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 118। अब ये डिवीज़न आपको साइड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा बगल में करके कि जब हमने 2360 को मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया इसको 118 से, तो 118 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका डबल है 2360, है ना, तो ये 2 हो जाएगा और 0 इसको एज इट इज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 इंटू 100 आया, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 2000। मतलब जो हमारा टॉय का टैक्सेबल वैल्यू था वो कितना था 2000, है ना, कितना बड़ा लिख देते हैं 2000, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इस फिगर को देखना और फिर इस फिगर को देखना, ये दोनों के साथ में कोरिलेट करना, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं चाहता तो फटाफट में वैल्यू पुट करके निकल जाता कि ऐसा 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 करके निकल जाना है, लेकिन क्या है ना कि आपको समझना ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आप समझे नहीं और फिर मैं अपना मर्जी का काम किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और फिर उसके बाद में फिर क्या फ़ायदा फिर हमारा वीडियो बनाने का। तो कोशिश करो कि आप इनको अच्छे से समझो। अगर आपको नहीं समझ में आए ना, रिपीट इसी को समझो, बहुत ही एकदम तोड़ मरोड़ के हम बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं, ताकि आप लोगों को एकदम सीधा भेजा में एंट्री करे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन का बी नंबर। तो बी नंबर में क्या देख रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे, अभी हम लोगों को फार्मूला मेथड से करना है। तो चलो पहले हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं ए बी सी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, जब यहाँ इसका आगे कुछ नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा -1, एंड c इज इक्वल टू -10। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या बोला है कि आपको फार्मूला मेथड यूज़ करना है, तो फार्मूला मेथड में हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, क्या डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फार्मूला वो क्या है, b² - 4ac, ठीक है। तो इसको जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1 -4 3 = 12, और ये फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -10, 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आया वो कितना आया 121, मतलब डेल्टा बोलो या डी बोलो, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। तो फार्मूला में क्या होता है बताइए, फार्मूला जो है वो है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, और ये डेल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, ये फार्मूला है एक्चुअल में, ये पूरा सेक्शन कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b है, तो b की जो वैल्यू है वो कितना है -1, तो -1, ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac की जो वैल्यू है वो कितना है 121, तो हम लोग सीधा 121 पुट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। और उसके बाद में क्या है 2a, तो 2a जो है वो कितना है, a की वैल्यू कितना है देख सकते हो यहाँ पे आप 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ठीक ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अब इसका 121 का स्क्वायर रूट में करेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना 11, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 11, एक बार 12 हो जाएगा और एक बार 10 हो जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे एक बार हम प्लस लेते हैं तो 1 + 11/6 और 1 - 11/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10/6, तो यहाँ पे 6 1 = 6, 6 2 = 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 = 10, लेकिन माइनस में होगा, एंड 2 3 = 6। तो ऑटो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला
कि जो m की जो वैल्यू होगी, मतलब जो 2 रूट होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और दूसरा वाला जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा -5/3 है ना। तो रिजल्ट में हमारा क्या हो जाएगा -5/3। तो रिक्वायर्ड जो रूट मिला मुझे, है ना, जो हम लोगों को फाइनल आंसर मिला वो कितना मिला, 2 रूट मिला, 2 एंड -5/3। तो समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे से इसको एक बार और चेक करो आप लोग खुद से, और फिर इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो हम लोगों को क्रैमर्स रूल यूज करके इस साइमल्टेनियस इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को। तो क्रैमर्स रूल में क्या है कि हम लोग इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 या c1 एंड c2, ठीक है। तो a1 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर 3, इसका हो जाएगा -4 और इसका हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ a2 की जो वैल्यू है वो वहाँ इस इक्वेशन से लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद में ऐसा आता है। नाउ हम लोग जानते हैं कि यूजिंग क्रैमर्स रूल, तो यूजिंग क्रैमर्स रूल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट है जिसको डी कहते हैं, उसकी जो फॉर्मूला के बेस पे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया है वो क्या है, a1/a2 और b1 b2। तो इसकी वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे और इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो a1 a2 जो है वो क्या है 3 एंड 4, b1 b2 जो है वो क्या है -4/3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, मोड के अंदर है तो 3 × 3 एंड -4 × 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 9 एंड ये +16, तो 4 4 16 प्लस हो जाएगा और ये 25 आ गया। मतलब जो डी की वैल्यू आया वो कितना आया, 25 आया, ठीक है। अब हम लोग dx की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। तो dx का फॉर्मूला क्या है, बेस फार्मूला c1 c2 एंड b1 b2, ये फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो c का वैल्यू क्या है, c1 c2 का 10 एंड 5, उसके बाद में b का क्या है -4 एंड 3। अब सेम इसी को एज इट इज़ यहाँ पे जैसा किए वैसा हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और -4 होगा -4 × 5, ठीक है। अब जब हम इसकी फार्मूला को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से कुछ मिलेगा, 10 3 ज़ा 30 और माइनस प्लस और 4 5 ज़ा 20। तो हम लोगों को dx की जो वैल्यू मिला, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हमारा dx की वैल्यू आया। अब हम लोग dy की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, तो dy का वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग को स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो स्क्रीन को ऊपर लेके जा रहे हैं, बाद में हम लोग इस वैल्यू को यूज़ तो हमको करना ही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते हैं और नीचे जाते हैं थोड़ा सा, ताकि फिर आसानी से लिख पाएँ। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है dy। अब dy का जो रिलेटिविटी है वो c और a से है, ठीक है। तो c और a से है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a का लिखेंगे a1 a2 एंड c1 c2। अब इसकी जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना था, a और c का वैल्यू याद रखना था। तो 3/4 एंड 10/5, ठीक है, 3/4 एंड 10/5। क्या लिखेंगे, 3/4 एंड 10/5, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 है ना, -10 × 4, तो 15 एंड माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा -25, यही ना रिजल्ट है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू dy का। अब एक्चुअल में जो हम लोगों को पता करना है, ठीक है, एक्चुअल में वो है x और y।
तो हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x और y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम लोगों को क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है ना उसको हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसान पड़ेगा। ठीक है, बाद में इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में फिलअप कर सकते हो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x में हम लोग को फाइंड आउट करना है। x की जो वैल्यू होगा वो dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू क्या है अपने पास, dx की जो वैल्यू है वो है 50। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 25, d की वैल्यू 25 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो मतलब x की जो वैल्यू आया वो कितना आया 2, एंड y की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा dy अपॉन d। तो dy की जो वैल्यू है वो कितना है, dy की वैल्यू -25 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -25 अपॉन 25, कट जाएगा, -1 बचेगा, ये हो गया। तो एक्चुअल में हम लोग को जो वैल्यू मिला, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। रीज़न मैं बताता हूँ उसका कि प्रॉब्लम कहाँ आता है। जब भी हम यहाँ थोड़ा सा भी प्लस माइनस में कुछ भी प्रॉब्लम अगर हम लोगों को हुआ तो कैलकुलेशन पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा माइंड मेकअप करके रखना है और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करके इसको आपको लिखना पड़ेगा माइंड को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप नोटबुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 50 शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू इज ऑफ 10 रुपीज एंड वेयर परचेज्ड व्हाट एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 25 रुपीज। कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, देन फाइंड, आपको 3 चीजें फाइंड आउट करना है, सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तीनों का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, रैंडमली सॉल्व करते हैं तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो गिवन पार्ट है ना उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू जो है हमारा वो कितना है 10 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट वैल्यू जो है उसका 25 रुपीज़ है। ठीक है, और कंपनी 30% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड कितना हो गया 30%। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या वो टोटल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड का सीधा सीधा हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर, जितना शेयर खरीदो और जिस रेट पे, मतलब मार्केट वैल्यू के रेट पे। तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, शेयर्स 50 है ना, यहाँ नंबर ऑफ शेयर भी लिखना मैं भूल गया, यहाँ लिख दो नंबर ऑफ शेयर 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इंटू मार्केट वैल्यू कितना था इसका 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 एंड 0। ये हमारा हो गया टोटल सम इन्वेस्टेड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया इसका। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ कि जो 30% है ये है ना, ये 30% जो है इसका हमको एक नॉर्मल मतलब परसेंटेज से हटा के एक नॉर्मल फिगर बताना है। तो डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, तो डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड है ना, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, इनटू फेस वैल्यू एंड अपॉन 100। तो हम लोगों को रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 30% है ना, तो यहाँ पे 30% अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 0 कट जाएगा,
डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन पर शेयर, ठीक है, एक शेयर पे रिसीव्ड ऑन पर शेयर कितना हो गया, 3 रुपया, ठीक है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है, देखो यहां पे रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न सिंपल है कि आपको परसेंटेज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो रेट ऑफ रिटर्न है, क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड कितना आया था हमारा, ये 3 था ना, तो हमारा टोटल डिविडेंड एंड टोटल सम पे निकाल दे, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा हमारा, तो नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड मतलब 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड कितना हो गया था हमारा, फर्स्ट में ही हम लोग को मालूम पड़ गया था 1250, ठीक है, तो 1250 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना था हमारा पास 50, ठीक है, अपॉन 1250 इंटू 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यहाँ 5 1 ज़ा 5, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न 12%, कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, एक ही बार में पूरा सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको वो हर लेंदी चीज़ें दे दूं ताकि आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर इसको आप नोटबुक में, अगर सच में जेन्युइनली आपको इंटेंसली आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए, तो आपको बाबू करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अभी सिचुएशन कैसा हो गया कि एक ही बार में आप लोगों को 2 कंडीशन दिया है कि एक कॉइन है, सिक्का है, और दूसरा छक्का है। छक्का मतलब समझते हो, डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो दोनों को एक ही बार फेंका जाता है साइमल्टेनियसली, ऐसे कई बार किया जाता है, जिसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले जो कंडीशन आएगा उसमें टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, कॉइन में हेड होना चाहिए और एक प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है टू गेट अ टेल एंड अ ऑड नंबर, एक ऑड नंबर होना चाहिए एक बार कंडीशन में और साथ में उसका टेल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे इस कंडीशन में हम लोगों को सैंपल स्पेस लिखना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, कंडीशन हम बता देते हैं, अगर हेड को आने की चांसेस अगर पहली बार में है तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर H2 आ सकता है, फिर H3 आ सकता है, ठीक है, फिर H4 आ सकता है, फिर H5 आ सकता है, और लास्ट H6 आ सकता है। अब ऐसा कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन जो है वो है, इससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल भी तो आ सकता है ना, टेल 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4 आ सकता है, टेल 5 आ सकता है, और टेल 6 आ सकता है, ठीक है। यही एक लास्ट है जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आने की चांसेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो कितना आ गया, 12, ठीक है। अब देखो सारा सिचुएशन हम यहीं से
निकालेंगे, सारे सिचुएशन का सॉल्यूशन हम यहीं से निकालेंगे। तो टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है आप ध्यान रखो। प्राइम नंबर जो है वो होता है 2, 3 और 5। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ओड नंबर, तो ओड नंबर आपको अच्छा से जानना चाहिए 1, 3 एंड 5, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है ये, ठीक है। नाउ मीन्स अब जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास क्रिएट हो सकता है वो इवेंट ए का, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट ए, सिचुएशन को समझना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखो क्या है, हेड आना चाहिए और प्राइम नंबर, तो 3 ही ऐसे सिचुएशन है। हेड देखो प्राइम नंबर कहाँ पे है 2, 3, 5, तो 2, 3 और 5। हेड ऊपर में, नीचे का हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा इवेंट कितना हो जाएगा 3/12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब हमारे पास देखो दूसरा कंडीशन क्या है। अब दूसरे कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है कि उसमें बताना, हम लोगों को पता करना है कि एक टेल होना चाहिए और एक ओड नंबर होना चाहिए। तो ओड नंबर 1, 3, 5 और टेल, तो टेल की सीरीज में हम देखेंगे हेड छोड़ो तो 1 हो गया, 3 एंड 5, तो 3 हो गया। तो हमारा जो इवेंट ए था वो हमारा खत्म हो गया। अब बी कंडीशन में आते हैं, तो बी में क्या है, जो प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस है वो कितना है 3 है ना, 1 2 3, तो बी है। बी में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 3 है और 12 ना, सैंपल स्पेस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दोनों की प्रोबेबिलिटी सिमिलर है, मतलब चांसेस ये है कि दोनों का प्रोबेबिलिटी सिमिलर है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि साथ में आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके आराम से इसको अपने नोटबुक में कॉपी करो, प्रैक्टिस करो और समझने का कोशिश करो, ठीक है। मेरी हर पल कोशिश है कि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करो, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसमें क्वेश्चन 3 होते हैं, तो हम तीनों क्वेश्चन को बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं। जब तक हम इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझेंगे हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, और जब तक हमारा प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनेगा कभी भी हमारा आंसर राइट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीनिंग को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि अ टैंक कैन फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 6 आवर, मतलब 2 नल से एक टैंक को 6 घंटे में भरा जाता है, ठीक है। स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप, मतलब एक बड़ा नल है एक छोटा नल है, तो बड़ा नल जितने टाइम में भरता है ना, छोटा नल उससे ज़्यादा टाइम लगाता है। ऑब्वियसली छोटा नल है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना लेता है, एक्स्ट्रा टाइम 5 आवर मोर, किससे, बिगर टैप से। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर हम बड़े नल को सेपरेटली खोले तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में, और साथ ही साथ अगर छोटे नल को सेपरेटली अगर हम नल को खोल दे टंकी भरने के लिए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, बस आप समझते जाओ कि कितना समय लगता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर बिगर नल मतलब बिगर टैप है ना, बिगर टैप अलोन कैन फिल द टैंक इन X आवर, ठीक है। बड़ा नल को मान लेते हैं कि उसको X आवर टाइम लगता है टंकी को पूरा फिल करने में, तो वहीं स्मॉलर टैप अलोन कैन फिल द टैंक इन X, इससे X आवर से कितना ज़्यादा लगता है, वो 5 आवर है ना, X + 5 आवर, मतलब वो 5 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। सपोज कर लो एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट क्या करेंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, अ टैंक कैन फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 6 आवर। तो मान लेते हैं कि वो दोनों टैप, मतलब बोथ द टैप कैन फिल द टैंक, फिल द टैंक इन
6 आवर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो बड़ा वाला नल जो है वो टंकी को 1 घंटे में कितना भरता है। सेम चीज़ हम वही छोटे नल का पता लगाते हैं कि 1 घंटे में कितना भरता है। कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर अमाउंट तो वाटर जो है वो टंकी को भरने में वो समय लेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में क्या भरता है छोटा वाला नल और 1 घंटे में बड़ा वाला नल, और फिर 1 घंटे में दोनों नल को साथ में चालू कर देंगे तो क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन पहले क्रिएट करते हैं। नाउ अब हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि स्मॉलर टैप, ठीक है, कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। मान लिए कि 1 घंटे में वो कितना टंकी भरता है, तो क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है, इतना पानी भरेगा, ठीक है। सिमिलरली बिगर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। सपोज कर लो कि दोनों नल को जब एक साथ में खोला गया तो टंकी 1 घंटे में कितना भरा होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि बोथ द टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/6, क्योंकि दोनों मिल करके 6 घंटे में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6 आवर में, ठीक है, 1/6। अब हम लोगों के पास में ये खाली स्टेटमेंट रेडी हुआ है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इक्वेशन को क्रिएट करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को जो इक्वेशन बनेगा ना, ये रेड कलर का जो हमने यूज़ किया है ना, बस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग को देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1-1 घंटा का ही मसला है, तो 1 घंटा में जो नल भर रहा है छोटा वाला और बड़ा वाला मिला करके वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x + 5 + 1/x = 1/6। ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 1 × x + 1x + 5 = 1/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 5 एंड x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जनरल चीज़ है, आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या आ रहा है, देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस x + 5 है, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे x + 5 एंड यहाँ नीचे हो जाएगा x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा x² एंड प्लस 5x = 1/6। अब इस सिचुएशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग इसको ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 2x + 5/x² + 5x = 1/6। इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2x + 5 और इस साइड में क्या आ जाएगा 1 और x² + 5x। ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 6 2 = 12x + 5 × 6, है ना। या तो फिर डायरेक्टली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 6 5 = 13 कर सकते हैं ना। 6 5 = 30 = x² + 5x। अब इसको ना हमको अरेंज करना है ना। x² + 5x इधर है 12x + 30, तो इसको हमको प्रॉपर एक इक्वेशन के फॉर्म में ना इसको अरेंज करना है। तो हम इसको पहले इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है, x² + 5x और इसको हम इसी साइड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -12x और -30 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा x² -7x और -30 = 0, ठीक है।
अब ऐसा इसको फैक्टराइजेशन करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है 7x आना चाहिए जब हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं और इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x² माइनस 10x और प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे x कॉमन है तो x यहाँ एक रह जाएगा और माइनस 10, प्लस यहाँ 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ताकि ले सकें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन दिख रहा है आपको, तो x माइनस 10 और यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन में x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर देंगे और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगा वो आएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगा वो आएगा -3। तो -3 कभी भी टाइम कंसीडर होता ही नहीं है, ठीक है। माइनस कभी समय नहीं होता है, तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करना है कि x की तो वैल्यू आ गया, मतलब पूरा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम लोगों ने कंसीडर क्या किया था कि जो बिगर टैप है, बिगर टैप, उसका वैल्यू कितना था x, और यहाँ पे हम लोग के पास x की वैल्यू कितना है 10। तो देयरफॉर बिगर टैप टेक्स 10 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। अब हमारा स्मॉलर टैंक के लिए आया, तो स्मॉलर टैंक के लिए क्या सिचुएशन है, स्मॉलर टैंक के लिए क्या है x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो कितना है 10 है, तो 10 प्लस 5, ठीक है। तो टोटल 15 आवर्स। तो देयरफॉर अ स्मॉलर टैंक टेक्स 15 आवर्स टू फिल द टैंक, ओके। तो ये चीज बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो इसको अच्छे से समझोगे नहीं तो मार्क्स कट सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसका यूज़ कर लो अपने नोटबुक में और प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों का कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होता है, ठीक है। कि अभी चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम लोगों को एक टेबल ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और टेबल हम लोग बनाते हैं तो टेबल ऐसा बनेगा, देखो 4 कॉलम का टेबल बनेगा, ठीक है। पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा एंड तीसरा चौथा, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, क्लास है जिसको XI कहते हैं, ठीक है। अभी दूसरा में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी ये होगा। अब यहाँ पे एक आ जाएगा क्लास मार्क, और उसके बाद में हम लोगों को कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि जब हम उसको टेबल बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए ना, CP जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लास मार्क्स जो क्लास जो है वो है कितना 20 एंड 40। दूसरा वाले में है 40 60, और तीसरे में है 60 80, और चौथे में है 80 और 100, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 25 एंड 65, 25 65 80 एंड 15, ठीक है। बहुत स्लो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा समय जा रहा है,
तो आप इसको थोड़ा सा समझ के लेना, क्योंकि हम देखो वीडियो बना रहे हैं बहुत आराम से, ताकि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए। और अगर समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन तो वीडियो बना के फास्ट करके क्या फ़ायदा, सॉल्यूशन तो हम दे देंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो बनता कैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्लास मार्क। क्या देख रहे हैं? क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क आता कैसे है? क्लास मार्क का फॉर्मूला जो है वो क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास का अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्लास का जो क्लास मार्क आएगा वो कितना आ जाएगा? 30। तो सेम सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? 40 प्लस 60 100, 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। 60 प्लस 80 तो 140, 140 का होता है 70, ठीक है। 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180, इसका हो जाएगा 90। तो सिमिलरली आपको यही फॉर्मूला से पूरा कंप्लीट ये टेबल को फिल करना है, ठीक है। अब आया कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30 एंड 25, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 50 एंड 65, ठीक है। ये 70 एंड 80, ये हो जाएगा 90 एंड 15। तो इस तरह से आपको टेबल रेडी करना है, ठीक है। अब इस तरह का टेबल रेडी करने के बाद में आप इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफ में प्रेजेंटेशन करने के लिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब कि प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन अ महिला बचत गत कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ 20 रुपीज, 40 रुपीज एंड देन 60 रुपीज थर्ड डे। इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो यहाँ पे देखो क्या है और कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, पहला दिन जो है उसका वो क्या है, मतलब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट टर्म है ना, कितना? 20 रुपीज़ है। सेकेंड डे कितना है? 40 रुपीज़ है। थर्ड डे कितना है? 60 रुपीज़ है। मतलब सो ऑन ऐसा गई, ठीक है। इसी तरीके से डेली वो अपना सेविंग कर रही है। अब यहाँ जो सेविंग करने का जो इसका दौर चला है वो क्या है? पूरा फरवरी महीना सेविंग किया, और महीना कौन सा है? फरवरी का, और वो साल जो है वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितना दिन होता है फरवरी का मंथ? 29 डेज का, ठीक है, 29 डेज का। तो आप इस बात से क्लियर हो गए कि मतलब वो 29 दिन तक पैसा जमा की है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सी सेव, नंबर ऑफ डेज सी सेव्स, पैसा इतना दिन बचाई है, मतलब 29, जिसको हम लोग TN कहते हैं, TN 29 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 29। नाउ ये अब चीज समझो कि अगर 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपये से लगातार है तो ये एक AP के फॉर्म में है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 20 आएगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो सीक्वेंस इसका 20 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि A जो है फर्स्ट डे का वो 20 है, और D जो है वो क्या है? 40 माइनस 20, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया? 20। और टोटल नंबर ऑफ डेज जो है TN जो है वो कितना है? 29 डेज, 29 डेज, ठीक है। तो हम लोग इसको सम का फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पूरे साल में, पूरे महीने में कितना पैसा बचाई। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN का। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो SN है वो कितना है? 29, ठीक है। तो यहाँ पे 29 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2a, तो a क्या है? फर्स्ट टर्म 20, और उसके बाद में प्लस का साइन है, प्लस डाल देंगे, और n कितना है? 29 माइनस 1 इंटू D कितना है?
20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्क्रीन को फिर वापस ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा होने की वजह से हम लोगों को बार बार ऐसा करना पड़ रहा है। फिर बाद में हम इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग को निकालना है इसकी वैल्यू, तो 29/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 + 28 × 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 29/2, 40 तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस 28 2 × 56, कितना हो जाएगा 56 और साथ में 0। ठीक है, 29/2 और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, और यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 × 300, तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 29 से, तो 3 9 = 27, कैरी 2, 3 2 = 6 + 2 8 and 0, मतलब पूरे साल में वो कितना पैसा बचाई है 8700। कितना 8700। तो देयरफॉर कविता सेव्स 8700 टोटल। ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट है जो कि कविता फरवरी महीने के 2020 में अपना पैसा बचाई है, मतलब सेव की है। ठीक है, अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से आप नोटबुक में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में जरूर लिखो, उसके बाद प्रैक्टिस भी करो। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको एक ही सॉल्व करना होता है और एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिलेगा 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का है। इन द गिवन फिगर द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, इन अ ईयर इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9000, है ना। फुटबॉल कहाँ है, यहाँ, ये कितना है 9000 रुपया खर्चा करता है वो। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, तो पूरा अमाउंट कितना स्पेंट हुआ है स्पोर्ट्स पे, तो ये चीज आपको जानना है। ठीक है, दूसरा चीज व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, फिर ये आपको क्रिकेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 2 चीजें हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है और हमें क्या क्या निकालना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर ए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट द अमाउंट स्पेंट इन स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा हुआ, स्पोर्ट्स भी X रुपीज है। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट स्पेंट इन फुटबॉल, अमाउंट स्पेंट इन फुटबॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल क्या है 45 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, इसी के आधार पर ना हम लोग निकालने वाले हैं, वो है 45 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9000। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, तो हियर सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल। ठीक है, जो अमाउंट खर्चा हुआ फुटबॉल में, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स, तो टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑन स्पोर्ट्स इंटू 360, पूरा सेंट्रल एंगल कितना होता है 360। तो अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एंगल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट स्पेंट कितना हो जाएगा 9000 इंटू 360 और टोटल अमाउंट कितना है x है ना, यही ना x। और जो फुटबॉल का सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, ये फुटबॉल का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना यहाँ पे 45 डिग्री।
ठीक है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45x इज इक्वल टू 9000 इंटू 360। अब x यहाँ रखेंगे और 9000 इंटू 360 से हम लोग क्या करेंगे, इसको 45 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 और ये 2 0 साथ में रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 200 इंटू 360, ठीक है, क्या हो जाएगा 360। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करेंगे, तो 36 2 जा 72 है ना, तो 72 एंड 000, मतलब स्पोर्ट्स पे पूरा कितना खर्चा होता है, पूरा 72,000 रुपया खर्चा होता है। अब हम लोगों को पता करना है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। अब ये मालूम करना है कि क्रिकेट पे कितना पैसा खर्चा होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको वापस ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब क्रिकेट पे कितना, क्रिकेट का डिग्री देख लो 160 है, ठीक है 160। अब क्वेश्चन नंबर बी में अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट बी वाई अमाउंट है ना, वाई रुपीस खर्चा होता है। तो यहां पे फिर से वापस वैसा ही लिखेंगे, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, ऑफ क्रिकेट नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन क्रिकेट, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑन स्पोर्ट्स, अमाउंट ऑन स्पोर्ट्स, पूरे स्पोर्ट्स में कितना खर्चा होता है, और फिर वही 360 हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल एंगल से हम रिलेट कर रहे हैं। तो सेंट्रल एंगल इसका कितना है 160 था ना, कुछ ऐसा, एक बार चेक कर लेते वरना फिर गलत हो जाएगा, 160 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 इक्वल टू स्पेंट ऑन क्रिकेट कितना है, वाई अमाउंट था, ठीक है, और उसके बाद में टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 72,000, ठीक है, और इंटू 360। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 इंटू 72,000 अपॉन ये 360 यहाँ आ जाएगा तो 360, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बस ऐसा मैं इंडिकेट करने के लिए ऐसा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे देखो 0 और 0 कट गया, ठीक है, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, यहाँ पे कितना 0 था 1 2 3, तो क्या बचा हमारे पास में 16 इंटू 2000, ठीक है, इक्वल टू वाई अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा 32,000। क्रिकेट पे कितना खर्चा होता है 32,000 रुपया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देयरफॉर इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं या तो फिर थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं, फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं कि देयरफॉर अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट इज RS 32,000, ठीक है। थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, फिर वही चीज़ आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। क्लियर? मैं भी थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ क्योंकि फिर इसको छोटा करना पड़ता है मुझे, है ना, और फिर आप लोगों को परेशानी होता है, स्क्रीनशॉट लेकर के करना पड़ता है आप लोगों को भी। तो ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉन्ट बड़ा दिख रहा है आप लोगों को और नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन अपना पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ऐसा रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये अलग है, ठीक, ये यहाँ से पार्ट कट गया है, ठीक है। ये हमारा फुटबॉल का हो गया था, सॉरी स्पोर्ट्स का हो गया था, और ये हमारा क्रिकेट का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स, तो ये था हमारा 72,000, और व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, ये हमारा हो गया 32,000, ठीक है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आज का क्लास एंड करेंगे। और इस क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेना है, लाइक x और y की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर रख करके, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है
तो देखो यहाँ पे एक टेबल हम लोग लेते हैं x का, ठीक है, एक y का और एक x और y का लेते हैं, ठीक है, x और y का। तो हम लोग के पास में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड विथ x एंड y एक्सिस बेस्ड ऑन इट्स साइड। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि हम लोग को टेबल में कंप्लीटली उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, फिर हमको इसको एरिया निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ओके, तो टेबल को पहले हम इसका जगह लगा देते हैं, ये एग्जैक्ट यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन के आधार पर देखो, है ना, यहाँ रफली मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए। x अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बताओ, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को 4, तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगर हम लोग सेम सिचुएशन, अगर x के जगह पे हम लोग अगर लेते हैं 1 या 2 लेते हैं, सपोज कर लो कि x को हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग अगर x 2 लेते हैं तो y भी 2 होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग x 4 लेते हैं, मान लो, ठीक है, अगर x 4 लेते हैं तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा, अगर हम 4 लेते हैं x को तो y हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो चलो अब हम इसको फिलहाल रब कर देते हैं। आप इसको रफ में या बगल में लिखना, ताकि ऐसा पता चले कि आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हम लोगों का काम कहाँ पे है, ग्राफ पे। कहाँ पे काम है, ग्राफ पे। तो हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या क्या बन रहा है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसा बना अपना, ये एक हो गया 0 और 4, फिर यहाँ पे हो गया 2 और 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 0। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट में पहला में x और y, तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया y कितना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ आया। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा है 2 and 2, तो ये हमारा इधर हो गया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर। अब दूसरा हमारा क्या आ रहा है 4 and 0, तो x एक्सिस पे हमारा क्या हो गया 4 and 0, तो y पे 0, तो यहाँ पे इनिशियल ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह के x और y एक्सिस को हम लोग मिलाएंगे, ऐसा करेंगे एक, और दूसरा हमारा ऐसा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कट करके पॉइंट आया, इस पॉइंट से ये हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल बना। एग्जैक्ट हम नहीं ड्रॉ कर पाए, ये ट्रायंगल यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग A रख देते हैं। ठीक है, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो आपको क्या देखने को मिला, ओरिजिन से लेकर के 4 तक का एक साइड हो गया और इस ओरिजिन से लेकर के इस 4 तक का एक साइड हो गया। तो हाइपोटेन्यूज तो हमको कोई लेना देना है नहीं एरिया निकालने के लिए, बस हमें ट्रायंगल फॉर्म करना था उस पॉइंट से। तो ये चीज़ मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सिर्फ डेटा निकालने के लिए था। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन के पार्ट में बना सकते हैं, और नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, साइड में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की वैल्यू को, तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ा कि जो साइड AB है ना, साइड AB जो है वो कितना है 4 यूनिट है, और जिसको हम लोग हाइट भी कहेंगे, क्योंकि y एक्सिस हमेशा हाइट होता है। और साइड BC जो है वो क्या है 4 यूनिट, और हम लोग इसको बेस कहेंगे, नीचे वाला पार्ट है x एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द विद द x एंड y एक्सिस। तो आपको ये क्लियर हो जाना है कि ये जो ट्रायंगल बना ये 90 डिग्री है ना, ओरिजिन से x और y एक्सिस का जब क्रॉस होता है तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ सिंपली हम लोग लिखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम यहाँ पे B का सॉल्व कर रहे हैं, और B में क्या है कि साइड तो पता चल गया, बेस और हाइट दोनों हम लोगों को मालूम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1/2। बेस क्या हो गया, बेस हमारा हो गया ये BC और हाइट क्या हो गया AB, ठीक है। तो 1/2, दोनों की वैल्यू 4 4 है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना रिजल्ट आया 2 × 4, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आज हम लोग ये 2024 का जो अलजेब्रा का क्वेश्चन था इसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। और इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। और इस सेशन में हम उम्मीद करेंगे कि बेहतर मार्क्स लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से मैं एक नए वीडियो के साथ में, जो कि होगा नेक्स्ट 2025 के क्वेश्चन पेपर। और आप इस चैनल से बने रहिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल से आप ज्ञान हासिल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।